साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे आज दिन भर बाजार में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, साथ ही दिन भर की अहम खबरें भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और क्विकली आपको सबसे पहले बता देते हैं मार्केट का एक क्विक रिकैप। आज बाजार में हमने देखा कि दिन भर कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। ग्लोबल संकेत भी कमजोर आए, उसी के चलते हमने देखा कि निफ्टी आज दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद करीब 90 अंक नीचे निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 125 अंकों की कमजोरी देखने को मिली। बीच में बैंक निफ्टी हर निशान में भी आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है वो कमजोरी के साथ ही देखने को मिली है। तो दिन भर एक रेंज बाउंड ही सेशन रहा और जो आज क्लोजिंग थी वो कमजोरी के साथ ही देखने को मिली। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो शेयर थे वो हरे निशान में ही आज कारोबार कर रहे थे। नतीजों के दम पर, खबरों के दम पर आज मिड कैप स्टॉक्स में काफी ज्यादा एक्शन देखने को मिला। सबसे पहले आपको निफ्टी के चढ़ने वाले शेयरों के बारे में बता देते हैं। और अदानी पोर्ट्स में 9% की तेजी थी। नतीजों के पहले यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिली और दिन के दौरान खबर भी आई कि अदानी ग्रुप अपनी गिरवी रखे शेयर भी छुड़वाएगी। उसके चलते हमने देखा कि अदानी ग्रुप के तमाम शेयरों में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी भी देखने को मिली। अदानी पोर्ट्स आज 9% ऊपर की 9% की तेजी के साथ बंद हुआ। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में आज अच्छी तेजी थी। बीपीसीएल में भी आखिरी कुछ घंटों में शानदार तेजी देखने को मिली और 2% ऊपर की क्लोजिंग यहां पर रही। और अपोलो हॉस्पिटल भी करीब 1.5% ऊपर आज बंद हुआ। वहीं गिरने वाले शेयरों में डिवीज लैब में लगातार कमजोरी जारी थी और आज तीसरा दिन था जब स्टॉक में गिरावट हावी थी और 3 दिनों में लगभग 17% की गिरावट स्टॉक दिखा चुका है। इसके बाद मेटल शेयरों में भी आज दबाव था। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील सभी में करीब 2.5 से 3% की आज वीकनेस देखने को मिली है। इसके अलावा मिड कैप स्टॉक्स पर अगर नज़र डालें तो आज हमने देखा कि M&M फाइनेंस ये स्टॉक आज अच्छी मजबूती के साथ दिन भर कारोबार कर रहा था। यहाँ पर करीब 7% की तेजी थी। काफ़ी मजबूत क्वार्टरली अपडेट आए जिसके चलते M&M फाइनेंस ऊपर था। एल्गा इक्विपमेंट में आज खबर के चलते यहाँ पर अच्छी तेजी थी। इसके अलावा इंडस टावर, भारती एयरटेल के अधिग्रहण की खबर आई, करीब 13% की मजबूती यहाँ पर थी। और वोडाफोन आइडिया में भी जो कर्ज है, AGR बकाया है, उसको इक्विटी में बदलने की खबर आई। उसके बाद 20% तक का उछाल हमने यहाँ पर देखा। तो काफ़ी सारी खबरें, रिजल्ट स्पेसिफिक एक्शन आज हमने देखा इन तमाम शेयरों में देखने को मिला। और एल्गा इक्विपमेंट के भी नतीजे काफ़ी शानदार थे जिसके चलते 8% की मजबूती यहाँ पर थी। तो दिन भर आज हमने देखा कि स्टॉक स्पेसिफिक कारोबार काफ़ी अच्छा रहा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिन भर बना रहा। सेक्टर स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो FMCG, रियल्टी, इंफ्रा, PSC ये इंडेक्स थे जहां पर की अच्छी तेजी देखने को मिली। वहीं कमजोरी आज थी मेटल, एनर्जी, IT और कमोडिटीज़ में आज कमजोरी देखने को मिली। ये कुछ स्टॉक्स एक्शन वाले आपकी स्क्रीन पर। तो आज हमने दिन भर देखा कि बाजार दिन भर दायरे में कारोबार होने के बाद गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो था मार्केट का एक्शन, बट ऐसे में हमने देखा कि डॉलर के मुकाबले रुपए में भी आज करीब 1% की कमजोरी देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह क्या थी ये बताने के लिए विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन बताइए। देखिए, रुपए में सबसे बड़ी गिरावट की वजह ये थी कि शुक्रवार को हमने देखा था जिस तरह के यूएस में जनवरी के जॉब रिपोर्ट नंबर आए थे और दिसंबर के मुकाबले काफ़ी बेहतर रिपोर्ट आए थे। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 53 ईयर्स से भी ज़्यादा के निचले स्तरों पर आ गया है। तो इससे सपोर्ट मिल रहा है और लग रहा है कि फेड का रुख आगे भी सख्त रह सकता है। ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी की रफ्तार है हो सकता है वो अगली बैठक में भी जारी रहे और जो रेंज 5% के नीचे रहने की जो संभावना है, हो सकता है कि 5% के आसपास या उसके ऊपर भी चला जाए। वही संभावना कि डॉलर लगातार अब मजबूत हो रहा है। 103 के ऊपर डॉलर इंडेक्स चला गया है। बॉन्ड यील्ड में तेजी है और उससे यहां पर नुकसान हो रहा है और रुपए में कमजोरी है। अब पूरी तरह से नजर है आरबीआई की MPC की बैठक पर, वहां किस तरह के फैसले 8 फरवरी को होते हैं। और अब तक हमने देखा है कि पिछले 1 साल में कि फेड के मुकाबले आरबीआई की तरफ से जो ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है वो कम है। वो उसकी रफ्तार आरबीआई की तरफ की जो ब्याज दरों की रफ्तार है वो कम है। उस वजह से ही रुपए पे ज्यादा दबाव है। साथ ही हम देख ही रहे कि FIIs की घरेलू इक्विटी मार्केट में किस तरह की बिकवाली है, किस लेवल की बिकवाली चल रही है। उस तमाम फैक्टर है जो रुपए पे दबाव बना रहे हैं और रुपया आज 1% से ज्यादा के निचले स्तर पर बंद हुआ है।
ओके, तो आज हमने देखा कि रुपए में कमजोरी देखने को मिली है और उसके पीछे के फैक्टर्स भी अभी विश्व मोहन बताए थे, लेकिन विश्व मोहन ने इसके अलावा ये बताइए कि आज सोने में अच्छी रिकवरी देखने को मिली, इसके पीछे की वजह क्या थी? जी, गोल्ड की अगर आज बात करें तो शुक्रवार के सेशन में जॉब रिपोर्ट के बाद, यूएस के जॉब रिपोर्ट के बाद हमने देखा था कि भारी बिकवाली देखने को मिली थी और आखिर में भी 1150 पॉइंट की गिरकर एमसीएक्स पर सोना बंद हुआ था। लेकिन आज वहां पर निचले स्तरों पर खरीदारी लौट रही है, हाजिर डिमांड मजबूत दिख रही है, उससे यहाँ पर फायदा मिल रहा है क्योंकि नी जर्क रिएक्शन के तौर पर हमने काफी गिरावट देखी थी, लेकिन आज अच्छी रिकवरी दिख रही है। एमसीएक्स पर 400 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ एमसीएक्स पर गोल्ड कारोबार कर रहा है। कॉमेक्स गोल्ड की बात करें तो वो भी अब $1885 के ऊपर आ गया है। तो जो फ्राइडे के शाम के सत्र में जो गिरावट थी उसमें से आधी अब रिकवरी आ चुकी है। उम्मीद कर रहे हैं कि लोअर लेवल बाइंग और आगे भी यहाँ पर गोल्ड में दिख सकती है, लेकिन जिस तरह से कंटिन्यूअस रिकॉर्ड रैली हमने घरेलू बाजार में सोने में देखी थी उस वजह से भी यहाँ पर ऊपरी स्तर पर मुनाफा वसूली दिखी थी और वही एक वजह थी कि हम फ्राइडे के सत्र में गिरावट देख रहे थे, लेकिन आज यहाँ पर रिकवरी के मूड में बाजार दिख रहा है। बिल्कुल, तो सोने के लिए आज रिकवरी का दिन। बहुत बहुत शुक्रिया विश्व मोहन आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए, ये तो बात हुई कमोडिटी मार्केट की, लेकिन इक्विटी मार्केट में दिग्गज निवेशकों का क्या व्यू बन रहा है ये भी आपको एक एक करके सुनवा देते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और CIO मिहिर वोरा का कहना है कि घरेलू बाजार का प्रदर्शन चीन से बेहतर रहने की उम्मीद है। निवेशकों को बैंकिंग और FMCG सेक्टर्स में निवेश के नए मौके तलाशने की जरूरत है। इंडियन अगर मार्केट्स का ग्रोथ देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ तो 15 से 20% अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY24 के लिए। और ओवरऑल वैल्यूएशन अगर वो हिसाब से देखें तो अब एवरेज लेवल पे आ चुके हैं। लास्ट 10 साल का हम एवरेज देखें तो एवरेज से थोड़े ही ऊपर है, बाकी मार्केट्स भी एवरेज से ऊपर है। तो रिलेटिवली जो हम बहुत ज्यादा आउटपरफॉर्म किया था हमने 2022 में, उसका शायद मीन रिवर्जन या कैचअप बाकी सब मार्केट्स कर रही हैं। तो अब मेरे ख्याल से इंडिया की जो ओवर वैल्यूएशन थी रिलेटिवली स्पीकिंग वो इतनी नहीं रही है। एंड नाउ आई थिंक हम लोग बैक टू नॉर्मल आने चाहिए इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस। फैक्ट तो यही है कि अभी भी जिस तरह से हम 6% जैसा GDP ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया के लिए, तो इंडिया अभी भी चाइना से बेटर ग्रोथ दिखाने की उम्मीद है इंडिया से। तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन जो बहुत एक इंडिया के तरफ में चला गया था, इंडिया ने बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म किया था, वो अब मोर नॉर्मल हो चुका है। और अगर FII फ्लोज रिज्यूम करते हैं, वापस आते हैं, तो मेरे ख्याल से इंडिया भी अब मेरे ख्याल से दूसरी मार्केट की तरह ही परफॉर्म करना चाहिए। और इस बीच मेटल शेयरों में आज हमने देखा भारी गिरावट देखने को मिली। इसके पीछे की वजह क्या थी ये बताने के लिए आशीषा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आशीषा, बताइए। जी हाँ, निफ्टी मेटल इंडेक्स में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सभी सेक्टोरल इंडिसेस को कंपेयर करें तो निफ्टी मेटल इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल लूजर है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो जिंदाल स्टील, हिंदुस्तान जिंक, JSW स्टील, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये सभी स्टॉक्स टॉप लूजर्स हैं निफ्टी मेटल इंडेक्स में। इसकी एक वजह यह है कि ग्लोबली मेटल प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली। एल्यूमिनियम प्राइसेस की बात करें तो शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में करीब 2% का डिक्लाइन देखने को मिला। लास्ट 5 दिनों में 3% का फॉल देखने को मिला है एल्यूमिनियम प्राइसेस में लंदन मेटल एक्सचेंज पर। सिमिलरली कॉपर और जिंक प्राइसेस में भी 1 से 4% का गिरावट देखने को मिली शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में। और पिछले 5 दिनों में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है अक्रॉस द बोर्ड सभी मेटल प्राइसेस में। स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स की बात करें तो हिंडाल्को आज फोकस में रहेगा। नोवेलिस जो हिंडाल्को की होली ओन सब्सिडरी है उसके नतीजे आज मार्केट आवर्स के बाद आएंगे। नोवेलिस का EBITDA 22% से गिर सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। डेवलप्ड इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन के चलते EBITDA पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही साथ टाटा स्टील भी आज फोकस में है। याद रखें, टाटा स्टील के नतीजे एक्सपेक्टेड है मार्केट आवर्स के बाद। लोअर रियलाइजेशंस और लो वॉल्यूम्स के चलते नतीजों पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ स्टॉक स्पेसिफिक ट्रिगर्स है टाटा स्टील और हिंडाल्को के लिए। बट ऑल इन ऑल निफ्टी मेटल इंडेक्स आज काफ़ी प्रेशर में है। तो निफ्टी मेटल इंडेक्स में आज दबाव देखने को मिला। इसके अलावा FPI की बिकवाली 7 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुकी है। अब इसके पीछे की वजह क्या है ये बताने के लिए शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, बताइए।
जी बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा आया है एनएसडीएल द्वारा। यहाँ पे जो है एफपीआई की जो सेलिंग हो रही है इक्विटी में वो 7 मंथ हाई लेवल्स पे टच कर गया। अब ये होती है एफपीआई की आउटफ्लोज। अब जनवरी महीने में जो है एनएसडीएल डेटा में कहा गया है कि लगभग 28,852 करोड़ का आउटफ्लो देखने मिला इक्विटीज़ में। अब यही अगर आप कंपेयर करें तो निफ्टी 2.5% जो है जनवरी के मंथ में गिरावट देखने मिली है। अब जनवरी के अलावा जो अगर दिसंबर या नवंबर देखें तो इनके दोनों कंबाइंड इन्फ्लोज फॉर जो है एफपीआई से जो है लगभग 50,000 करोड़ के आए थे, लेकिन जो ये गिरावट देखने मिली है इसमें स्ट्रेंथ देखा गया है। इसके अलावा जो है कौन से सेक्टर्स है जहाँ पे जनवरी में सबसे ज़्यादा आउटफ्लो है, तो इसमें सबसे पहले आता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज, लगभग 15,000 करोड़ का आउटफ्लो आया है। उसके बाद फॉलो होती है ऑयल, गैस और फ्यूल कंज्यूमेबल्स। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 10,000 करोड़ का जो है फ्लोज आया है। और इसके बाद जो तीसरा बड़ा सेक्टर है जहाँ पे फ्लोज देखने मिले हैं, आउटफ्लोज देखने मिले हैं कहें तो वो है आपका कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट। लेकिन सबसे पहला और अहम सवाल आता है कि एफपीआई में सेलिंग क्यों हो रही है। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत के जो वैल्यूएशंस है, जो इंडिया के वैल्यूएशंस वो थोड़े से है एक्सपेंसिव साइड में अगर आप कंपेयर करें ग्लोबल पीएस के साथ, और ये जो है एनालिस्ट का मानना है। इसके अलावा जो है मार्केट्स में थोड़ी सेंटिमेंट में डैम्पन ज़रूर हुई है क्योंकि अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में जो है आप कह सकते हैं प्राइस रिडक्शन हुआ है। और आखिर में मैं बात करूँगा जो रीएलोकेशन की बात हो रही है, जहाँ पे फंड्स रीएलोकेट हो रहे हैं चाइना और ताइवान जैसे कंट्रीज़ में, क्योंकि ये अंडर वैल्यूड रिलेटिवली रहे हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि चाइना की रीओपनिंग थीम स्टार्ट हो गई है, तो फंड मैनेजर्स यहाँ पे टैक्टिकली जो है अपनी मनीज़ को मूव कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर का रुख करते हैं। जल्द ही सभी रेसिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का इंश्योरेंस कराना अब जरूरी होगा। महारेरा ने राज्य सरकार को इंश्योरेंस से संबंधी नियम नोटिफाई करने को कहा है। इस खबर पर और डिटेल्स के साथ अनुराग शाह जुड़ चुके हैं। अनुराग, बताइए। महाराष्ट्र रेरा अथॉरिटी, जिसे महारेरा भी कहा जाता है, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को लिखा है कि जो रेरा एक्ट के अंदर प्रोविजन है मैंडेटरी टाइटल इंश्योरेंस और स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस के, उसे जल्द से जल्द नोटिफाई किया जाए, क्योंकि अभी भी महाराष्ट्र के अंदर ये कंपल्सरी नहीं है रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट्स के लिए। और महाराष्ट्र देश का पहला राज्य है और सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स है वो महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर्ड हुए हैं रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। 30,000 से ज़्यादा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स है जो रेरा के अंतर्गत महाराष्ट्र के अंदर रजिस्टर हुए हैं। तो अगर महाराष्ट्र सरकार जो है वो टाइटल इंश्योरेंस और स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस को के नियमों को नोटिफाई करती है तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उनके लिए काफ़ी बड़ा कारोबार होगा, क्योंकि 1 से 1.5% तक जो प्रोजेक्ट की लागत होती है वो इंश्योरेंस के प्रीमियम के रूप में कंपनियों को मिलेगी। और जिस तरह से रेरा का मकसद था होम बायर जो है, घर खरीदार है, उनके हितों को साधना, तो वहां पर टाइटल इंश्योरेंस के जरिए जो टाइटल से जुड़े हुए डिफेक्ट है वो इंश्योरेंस के अंदर कवर होते हैं। और स्ट्रक्चरल इंश्योरेंस यानी जो बिल्डिंग बनने के 10 साल बाद तक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई जो डिफेक्ट है वो इंश्योरेंस के जरिए कवर होती है। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट होगा अगर महाराष्ट्र सरकार जो रेरा के अंतर्गत इंश्योरेंस से जुड़े हुए नियम है उनको नोटिफाई करती है तो।